इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी आज उनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। चांद पे थूका अपने सर पर, यानी कोई चांद पे थूकने का प्रयास करता है तो वो उसी की चांद पर आकर गिरता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और आज बात वोट चोरी के आरोपों पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है। दरअसल सियासी घमासान तब बढ़ा जब दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस ने विशाल रैली की, जहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर से आए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी दरमियान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग अब काम कर रहा है, लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा देरी नहीं की। बीजेपी ने कांग्रेस की इस रैली को घुसपैठिया बचाओ रैली बता दिया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की रैली पर विवाद तब हो गया जब रामलीला मैदान की इस मेगा रैली में, कांग्रेस की रैली में शामिल होने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी की। जी हां, और इसी पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिए और दो टूक ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का जवाब तो जनता ही देगी। हालांकि इन सबके बीच अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाला नारा कांग्रेस पर ही भारी पड़ जाएगा? और सवाल ये भी कि दिल्ली में कांग्रेस की महारैली का देश पे क्या असर होगा? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बात और चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। चोरी चोरी होती है, चाहे वो वोट की हो या पैसे। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ देश भर से दिल्ली में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों ने दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। ठंड के मौसम में दिल्ली के सियासी गलियारे की तपिश तब बढ़ गई जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में रामलीला मैदान में जुटे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए साजिश के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के सबूतों को छिपा रहा है। चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास नहीं कर। इन आरोपों के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। देश अगर बचाना है
तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हम लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बताया। दिल्ली के रामलीला मैदान से मुख्य चुनाव आयुक्त की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर गहरा विवाद हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी की तो बीजेपी बिफर पड़ी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल। बीजेपी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस का मंच अराजकता का मंच बनता जा रहा है। आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। कांग्रेस की महारैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी पर सियासी घमासान बढ़ा। बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। इसी दौरान कांग्रेस की रैली पर विवाद का साया तब और गहराया जब कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में बैनर लेकर आए। ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसमें लिखा गया कि जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग बना है मोदी आयोग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस पोस्टर ने भी बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया। पर गाली पड़ेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का हाल क्या हो रहा है। इसलिए हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और जितना वो गाली पढ़ेंगे जनता उतना ही गुस्सा करेगी, उतना जवाब देगी। दिल्ली में कांग्रेस की रैली का मुद्दा तो वोट चोरी का था। एसआईआर के विरोध में रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगे पोस्टर पर विवाद गहरा गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ कब्र खुदने वाली नारेबाजी कर कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुद्दों को भटका दिया? और सवाल ये भी कि दिल्ली में कांग्रेस की महारैली का क्या असर होगा? आशीष तिवारी, न्यूज इंडिया। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बीजेपी दरअसल एक बड़ी खबर आप तक साझा करें, जहां नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं इन सबके बीच। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, ये बड़ी खबर है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, जिन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब उन्हें चुना गया है और एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नितिन नबीन जो है वो नजर आएंगे। हालांकि इसको लेकर एक औपचारिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो भी सामने आ चुकी है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बाकायदा नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर अब एक जिम्मेदारी निभाते हुए नितिन नबीन नजर आएंगे। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, ये भी आप तक जानकारी साझा करें।
तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। बाकायदा नितिन नबीन को एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दी गई है। पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा पंकज आप ही का रुख करते हुए, नितिन नबीन जो कि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बिहार चुनाव में एक बड़ी भूमिका नितिन नबीन ने निभाई, अब एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने दी है। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए नितिन नबीन को लगातार बीजेपी भरोसा करती नजर आई है। हमने हाल ही में देखा कि छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया और छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से जीत नजर आई थी। वो उन्हीं का नेतृत्व था और उन्हीं की जो कहा जाए कार्यशैली थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से जीत हासिल हुई है। इसके बाद से लगातार बीजेपी मंथन कर रही थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि 17 दिसंबर को खरमास लगना है, उससे पहले ही ये तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, संघ के करीबी और लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों का अनुभव बताया जा रहा है उन्हें, और उनको अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस तरह की बातें, लगातार चर्चाएं हो रही थी, कोई नया चेहरा हो सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम की चर्चा हुई। कई बार हमने भी चर्चा की है कई नामों को लेकर, चाहे भूपेंद्र यादव हो या इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान हो या कई अन्य नाम है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन नबीन को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो खड़मास के बाद जनवरी में की जाएगी, और उसके बाद जो है फुल फ्लैश जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन पंकज, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे चेहरे को चुना जाना जो राजनीति में भी अपना खासा अनुभव रखता हो और साथ ही साथ एक बीजेपी की पूरी पार्टी को दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भी एक परिवार की तरह लेकर चले और तमाम नीतियों के साथ वो चले। अब बड़ी चुनौती पार्टियों के आगे ये आती है जब राष्ट्रीय स्तर पर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो गतिरोध की स्थिति ना पैदा हो या फिर पार्टी में दो फाड़ ना नजर आए। हालांकि नितिन नबीन को चुना जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी देता है कि किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनी। बिल्कुल, बीजेपी में देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो वो संसदीय बोर्ड लेती है और बोर्ड में एक जो जूठता के साथ एक प्रस्ताव पास किया जाता है और प्रस्ताव के बाद जो है नाम पर मुहर लगती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हो या तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष को नाम को लेकर हो या संगठन के बदलाव को लेकर, ऐसे में संसदीय बोर्ड की बैठक होना वर्चुअल बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि अभी चुनाव की प्रक्रिया ना कर कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अगर आपको याद होगा इसके पहले भी कई नाम जो है कई कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए थे और इसी क्रम में भी जेपी नड्डा भी जब शुरुआती तौर पर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया की गई और उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका लंबा अनुभव और संगठन में एक अच्छी पकड़ और साथ में साथ सरकार और संगठन में समय जो बैठाने की जो कला उनमें है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए उनका जो नाम है वो तय किया गया और सबसे महत्वपूर्ण दो राज्य जहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन माना जा रहा था, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जहाँ पे सह प्रभारी नियुक्त किया गया और उसके बाद बिहार का चुनाव बेहतर नतीजों के साथ जो है बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों जीत हासिल करने पड़ा, तो भूमिका जो कहा जाता है वो नितिन नबीन की होती है। तो ऐसे में नितिन नबीन को एक पुरस्कार के तौर पर कहा जाए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस